ओरिजिन एंड फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हम करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। वैसे तो हम देख ही चुके हैं, उससे फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। भाई इकोसिस्टम में किसी को कोई डाउट हो अपना देख लेना, कहीं बाद में बोलो। बहुत इजी चैप्टर था। ओके, सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये हमें पता चल गया था कि रॉक्स की ब्रेक डाउन जो होती है उसे वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फोर्सेस से होती है, केमिकल हो सकती है या फिजिकल फोर्सेस हो सकती है। अगर रॉक के जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। आफ्टर दैट उसकी मिनरलाइजेशन होती है। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरल्स का एड ऑन होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी टाइप का जो मिनरल है वो ऐड होते हैं सोइल के अंदर। उसके बाद उसके अंदर ह्यूमिफिकेशंस भी होती हैं, मतलब कि कोई भी जो बॉडी पार्ट है या कुछ भी प्लांट का या एनिमल का कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो उसमें डेड होके गिर गया है सोइल के अंदर, बट डिकम्पोजर्स ने क्या करा, उसे डिकम्पोज करना स्टार्ट तो करा बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उसका डिकम्पोजिशन आधा रह गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो एक ब्लैक बॉडी फॉर्म कर लेता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। अब वो बॉडी क्या करती है, वो ह्यूमस ह्यूमस आई थिंक तुम लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है एरिएशन को और हेल्प करती है वाटर रिटेनिंग के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो ये तो थे इसकी प्रोसेसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोइल फॉर्मेशंस। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसके अंदर जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं। टोपोग्राफी क्या हो सकती है उसकी, ऑर्गेनिजम्स कौन से किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या था हमारा? रॉक्स थी। रॉक्स जो है उससे फॉर्मेशन हो रही थी, तो जो पेरेंट मटेरियल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसाइड करता है कि जो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक है वो किस टाइप की होंगी। अब उसके बाद जो केमिकल कंपोजिशन होता है पेरेंट मटेरियल का, वो ऑब्वियसली देखो, जो पेरेंट्स हैं, अगर हम सोइल की बात हटा के भी अगर हम बात करें कि पेरेंट्स से ही जो ऑफस्प्रिंग है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसाइड होती हैं, आरएनए डीएनए इन चीजों की भी हम बात करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि भाई जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें पेरेंट्स से मिले हैं, समहाउ हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। अब उसी टाइप से ये देखो, अगर रोक्स जिस तरह का मटेरियल है, यहाँ तो फिर भी ह्यूमंस में तो फिर भी पता नहीं कितनी सारी गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन वगैरह की प्रोसेसेस होती है जिनमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रोक्स जो है वो डायरेक्टली रोक्स हैं वो टूट गई, तो ऑब्वियसली जिस तरह का रोक का जो केमिकल नेचर होगा वही केमिकल नेचर सोइल का होगा। ठीक है, तो कलर और टेक्सचर या फिर स्ट्रक्चर जो है, मिनरल कंपोजिशन, परमेबिलिटी जो सोइल की, वो डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल के ऊपर कि पेरेंट मटेरियल का किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह के साइजेस में वो ब्रेक डाउन होता है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है। जैसा वो होगा ऑब्वियसली सोइल उसी टाइप की फॉर्मेशन होगी। सोइल फॉर्मेशन के बाद बस इतना होता है कि उसके अंदर मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो मिनरल ऐड ऑन होने की प्रॉपर्टी भी तो वो पेरेंट मतलब जो पेरेंट रोक है उसी से पता चलेगी ना, कि जो जिस टाइप की जो रोक बनी हुई थी उसके अंदर कितने टाइप के कितने कितने अमाउंट में जो मिनरल्स है वो ऐड ऑन हो सकते थे, डिपेंड करता है उसी के बाद सोइल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन जो है वो पेरेंट मटेरियल के ऊपर। अब जो सोइल की जब जो सोइल डेवलप होती है, coarse grained parent material is resistant to weathering and is coarse in the texture। ठीक है, यानी कि ये एक अलग टाइप का इसने एक ग्रेडियंट बताया है जो एक रॉक्स होती हैं इस कोर्स ग्रेडियंट की। अब इसके अंदर क्या होता है, ये रेजिस्टेंट है वेदरिंग से, मतलब कि ये टूटता नहीं है, और अगर ये टूट भी जाता है तो इतने छोटे पार्टिकल्स में ये नहीं टूट पाता। रेजिस्टेंट का मतलब तो आपको समझ में ही आता होगा, है ना। वेदरिंग का मतलब क्या है, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, रॉक्स का ब्रेक डाउन होना, तो उससे रेजिस्टेंट है, वो टूटता नहीं है, और उसका जो टेक्सचर होगा वो पोर्स ही होता है। The soil formed from the limestone possesses high level of soluble base and is fertile in nature। अब वहीं पे इसने बात करी है लाइमस्टोन से। ठीक है, जो लाइमस्टोन से जो सोइल फॉर्म होती है, पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो फर्टाइल होती है नेचर में। ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छी, ज्यादा मतलब बहुत अच्छी, उसके अंदर हम लोग क्रॉप्स वगैरह, कल्टीवेशन, ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि वो फर्टाइल है। और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ सोल्यूबल बेसिस होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ सोल्यूबल बेसिस है। सोइल फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल। अब जो पेरेंट मटेरियल होते हैं जिनके पास लो सोल्यूबल आयन या फिर एसिडिटी होती है, मतलब अगर उनके पास जो सोल्यूबिलिटी है वो लो है, तो उनके जो आयंस हैं वो एसिडिक होंगे। इनके जो हाई सोल्यूबल थे उनके जो आयंस थे वो बेसिक थे। ये इसलिए है क्योंकि जो वाटर है वो मूव करता है सोइल से,
ठीक है, तो सोइल रिमूव कर देती है बेसिस को एंड सब्स्टिट्यूट देम टू द हाइड्रोजन आयन। मतलब कि जैसे ही सोइल प्रेजेंट है उसके अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ है एक साइड से दूसरी साइड, मान लो वाटर सोइल के अंदर से वाटर गया है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो बेस आयंस थे वो रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब जो वाटर के हाइड्रोजन आयन थे उनकी जगह वो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो वहां पे ऐड हो जाते हैं, और बेसिस जो थे उनको रिमूव कर देते हैं या फिर उनकी जगह को बदल देते हैं। अब जो सोयल डेवलप होती है फ्रॉम द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कोर्स ग्रेडियंट, सॉरी, ठीक है। तो लो होते हैं सोल्यूबल बेसिस के अंदर। अब यहाँ पे भी क्या है, ये भी सोल्यूबल बेसिस के अंदर लो है, इसका मतलब क्या होगा, इनका भी नेचर जो है वो एसिडिक होगा। तो इनको याद रखो ना रखो, लेकिन लाइमस्टोन को याद रख लेना कि ये हाई सोल्यूबल बेस होते हैं, ठीक है, और फर्टाइल होते हैं नेचर के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे हमने बात क्या करी है, पेरेंट मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है, पेरेंट मटेरियल किस तरह से अफेक्ट करता है जो सोइल फॉर्मेशन होने वाली है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होते हैं, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं सोइल डेवलपमेंट को, सोइल की केमिस्ट्री को। अब क्लाइमेट का ऑब्वियसली मतलब क्या है कि उस टाइम का वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिफिकेशन कितनी है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्लाइमेट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है सोइल डेवलपमेंट को एंड सोइल केमिस्ट्री को। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओकरिंग ड्यूरिंग सोइल फॉर्मेशन। यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज है वो क्या करेंगे, जब अरे भाई ये क्या शुरू हो गया, ठीक है, तो जब केमिकल्स की जो सॉरी जो सोइल की फॉर्मेशन चल रही है, तो जब क्लाइमेट में कोई भी चेंज होता है तो सोइल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि अभी हमने क्या बात करी, मान लो सोइल के अंदर वाटर की प्रेजेंस हो जाती है, वाटर आ जाता है तो वो उसके बेस आयन को चेंज करके वहां पे अपने हाइड्रोजन आयंस को ऐड कर देता है। तो इसने इस तरह से आप एक जगह पे बेसिस चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन ऐड हो गए। किसी जो सोइल है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, ठीक है, वहां पे कुछ और रिएक्शन हो जाती है तो ऑब्वियसली एसिड क्या है वो अलग टाइप से परफॉर्म करेगा। तो क्लाइमेट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन भी क्या करती है, अफेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजॉन्स एज द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयन थ्रू द सोइल गेट्स अफेक्टेड। मतलब कि जो सोइल के अंदर जो आयंस हैं उनकी ट्रांसलोकेशन होती है, एक जगह से वो दूसरी जगह जाते हैं, तो जो प्रेसिपिटेशन होगी वो क्या करेगी, उसके हॉरिजॉन्स जो बन रहे थे, मतलब जो अलग अलग लेवल्स बन रहे थे सोइल के, कि यहाँ पे मिनरल की अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे कुछ और ज्यादा है, यहाँ पे एसिडिक नेचर ज्यादा है, यहाँ पे बेसिक नेचर ज्यादा है। इस तरह से जो अलग अलग जो जोन्स बन रहे थे वो क्या होंगे, वो प्रेसिपिटेशन से अफेक्ट हो जाते हैं। सोयल जो होती है हॉट ड्राई डेजर्ट रीजन्स की, वो क्या करती है, जनरली उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो वेजिटेशन है वो बहुत कम हो पाती है। कुछ माइक्रो जो बायो जो माइक्रोबियल स्पीशीज होती हैं वो वहां पे डिकम्पोजिशन के लिए अवेलेबल होती हैं, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन भी कम होती है, ठीक है। जो इनहिबिट करती है केमिकल वेदरिंग लीडिंग टू कोर्स टेक्सचर सॉइल इन एरिड रीजन्स। मतलब अब वहां पे क्या होगा, जो रीजन जो ऐसा रीजन है जहाँ पे ड्राई है सब कुछ, तो वहां पे केमिकल वेदरिंग बहुत कम होगी। केमिकल वेदरिंग ऑब्वियसली, अगर एक एग्जांपल हम लेके चले कि मान लो एसिड रेन, एसिड रेन आई थिंक सबने सुनी होगी, एसिड रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इन चीजों को। अब वहां पे जो इतना सूखा है, वहां पे बारिश बहुत कम ही हो रही है, तो उस कम बारिश में तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाए रोग की। तो वहां पे क्या होगा, वहां की जो ड्राई कंडीशंस होंगी वो डोमिनेट करेंगी रोग की वेदरिंग करवाने के लिए। क्योंकि वहां पे जो इतनी ज्यादा धूप हो रही है, ठीक है, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होने से वो रोग जो है वो ड्राई हो गई, ज्यादा ड्राई हो गई। एक टाइप से अगर उस इतने ड्राई रोग के ऊपर उस टाइम पे अगर कहीं पे बारिश हो जाती है, तो वो इतनी हार्ड थी वो रोग, बारिश होती है तो ऑब्वियसली वो जो उसके जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करती है, केमिकल वेदरिंग जो होती है वहां पे नहीं हो पाती है, इनहिबिट करती है केमिकल वेदरिंग को। उसी के अगर कॉन्ट्रास्ट में हम देखें, जो हाई रेट होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन फ्लशेस आउट ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सोइल। अब उसके बाद प्रेसिपिटेशन वहां पे अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा ही हो रही है, वो क्या होगा, सोइल के अंदर जो उसके जो ऑर्गेनिक आयंस थे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऐड हुआ था, डिकम्पोजर्स ने जो ऐड करा था, वो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा पानी के साथ साथ, सोइल के अंदर से वो निकल जाएगा। तो एक लेवल क्या है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए,
कि वहां पे केमिकल वेदरिंग हो ही ना पाए। प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वाटर के साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो थे, जो मिनरल्स थे, वो वॉश आउट हो जाएं। Cold temperature restrict the microbial activity, hence affecting the buildup of the organic material in the tundra region. Tundra region के अंदर क्या है, वहाँ का जो टेम्परेचर क्या है, वो बहुत कोल्ड है। अब उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब क्या है, मान लो माइक्रोबियल, माइक्रोब्स में क्या समझते हो, बैक्टीरिया वायरसेस इस टाइप के हैं। अब ये कहाँ पे काम करते हैं, ऑब्वियसली जब हमने बात करी थी, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इतना ज्यादा कोल्ड रीजन है वहां पे, तो जो बैक्टीरिया या वायरसेस है, इनकी एक्टिविटी हो ही नहीं पाती है, अफेक्ट करती हैं। इस वजह से वहां पे क्या होता है, जो मतलब कि कुछ ना कुछ, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक मैटर है, सॉरी मेरा थोड़ा ध्यान इधर हो गया था, तो वहां पे क्या होगा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। अब वो नहीं हो पाएगी तो सोइल जो फॉर्मेशन हो रही है, मान लो वहां पे केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, वेदरिंग भी हो रही है, रॉक की ब्रेक डाउन भी हो रही है, सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट है, लेकिन उसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर तो आ जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन सल्फर वगैरह की चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर आना चाहिए था, प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमस आना चाहिए था, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी थी, जो ह्यूमस बना रहे थे, जो बैक्टीरिया या वायरसेस, वहां पे उनकी एक्टिविटी सस्पेंड हो चुकी है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर कोई प्लांट बॉडी पड़ी है, एनिमल बॉडी वहां पे पड़ी है, तो वो पड़ी ही है, वो उसको सोइल में मिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें वार्म रीजन्स की या वेट ट्रॉपिक्स की, तो वहां पे क्या होता है, रैपिड रेट होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी का, प्रमोट करते हैं डिकम्पोजिशन लीडिंग टू बिल्ड अप ऑफ द हाई ऑर्गेनिक मैटर। जो कोल्ड रीजन्स है वहां पे क्या होगा, वहां की सोइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, और अगर बात करें वार्म रीजन्स की, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए, तो वो क्या करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर सरवाइव कर जाते हैं, है ना। आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबको पता होगी, यस। है ना। तो फिर उस इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे वार्म रीजन्स है वहां पे वो ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, वो ज्यादा एक्टिव है तो ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोजिशन ज्यादा करवाएंगे, सोइल के अंदर डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी, तो जो रेट होती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, वो इंक्रीज हो जाती है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जो रेट होती है रिएक्शंस की, मतलब ये एक रूल है, rate of the reactions gets doubled for each 10 डिग्री सेल्सियस rise in the temperature। देखो एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है ये कहाँ पढ़ा है मैंने, मतलब 11th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा है, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो। बट ये एक रूल है कि जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेज होता है, उसी के साथ जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो डबल इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं हाई टेम्परेचर से, एंड अटेन करती हैं मैक्सिमम बिटवीन 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम टेम्परेचर को बढ़ाते ही जाओगे। अगर हम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, 30, ठीक है तुम्हारा कम है, तुम उसको बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम 35 से अबोव उसको कर दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको नेगेटिवली इफेक्ट करना शुरू कर देगा। The velocity of the water determines the rate of the soil erosion and decomposition of the organic matter। Sorry, अब उसके बाद जो वाटर हम सोइल से पास ऑन करवा रहे हैं, ठीक है, जो वाटर पास ऑन हो रहा है सोइल से, उसकी वेलोसिटी जो है वो रेट, कितने रेट से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से वो सोइल के अंदर से निकल रहा है, अब ये डिफाइन करता है सोइल इरोजन। आई थिंक सोइल इरोजन का मतलब सब समझते हो ना, कि एक जगह से सोइल जो है वो छूट जाती है या टूट जाती है तो वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है ना। यस मैम। तो मतलब देखो, आई थिंक ये दिमाग में तुम्हारी इमेज क्लियर हो गई होगी कि अगर सोइल का रेट ज्यादा, सॉरी, वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो सोइल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी स्पीड से वाटर, कभी नोटिस कराओ तो मान लो पाइप, जैसे पाइप से हम से पानी जो है हम फ्लो कर रहे हैं, है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, कई जगह पे तो मिट्टी वाले एरिया में अगर उस पानी को उसी स्पीड से डालते हो तो वहां से थोड़ा सा यूं हो जाता है, वो गड्ढा सा बन जाता है ना, मिट्टी हट जाती है वहां से। तो इसी टाइप से क्या है, जो वेलोसिटी है वो डिसाइड करती है सोइल इरोजन की, सोइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। और इसी के साथ साथ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि पानी की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो फ्लो हो जाएगा पानी के साथ साथ, और जो सोइल से है वो वॉश आउट हो जाएगा। द रेट ऑफ द प्री per relocation of water, that is movement of water from one part to the soil of the another part, is also affected by climate। अब उसके बाद
जो पानी है वो एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, ठीक है, वो भी अफेक्टेड होता है क्लाइमेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, ठीक है, तुमने मिट्टी में पानी डाला, वो दूसरी जगह तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था, वो वहीं पे मिट्टी ने सोख लिया, ठीक है। और अगर फर्दर दूसरा एग्जांपल हम ये लेके चले कि एक टेम्परेचर है, वहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है और यू कैन से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो एक जगह पानी डालो, वो ऑब्वियसली इधर फैल जाएगा उधर फैल जाएगा, लेकिन उसे मिट्टी क्या है अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या है, क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करता है वाटर की मूवमेंट के अंदर भी। अब जो डार्क अब्जॉर्प्शन होता है सोलर रेडिएशन का, वो सोइल की प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर, सोइल का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर पाता है। जो डार्क सोइल है वो ज्यादा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड सोइल। क्लाइमेट का फैक्टर क्लियर है कि क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करता है। यस मैम। बाकी बालक बताओ। जतिन यादव, कैन यू हियर मी? Oh, I think he's shy type. So okay, let's move on to the next, that is topography or you can say elevations। ये क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं मतलब जो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं सोइल के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर का रन ऑफ है वो डिसाइड होता है कि सोइल से वाटर कितना ज्यादा वो हुआ है, मूव हुआ है। स्लोप एंगल एंड लेंथ अफेक्ट रन ऑफ जनरेट व्हेन रेन फॉल्स टू द सरफेस। अब कोई सरफेस है, मान लो ये भाई हमारा पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मान लो बारिश हो रही है, अब यहाँ पे बारिश होगी तो किस स्पीड से वाटर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसी स्पीड से क्या होगा, जो मिट्टी है वो वहां से नीचे खिसकना शुरू करेगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस है वो मूव करना शुरू करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, टोपोग्राफी डिपेंड करती है, एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर है ये, जो वाटर का रन ऑफ है वो डिसाइड करता है कि इसका स्लोप कितना है, ये किस एंगल पे प्रेजेंट है, ये जो माउंटेन है किस एंगल पे प्रेजेंट है। देखो एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, एक तो यहाँ पे बारिश हो रही है, एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है, एक यहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि मिट्टी ज्यादा खिसकेगी, माउंटेन पे। है ना। मतलब तुम्हें क्लियर है ना ये कि एंगल किस तरह से अफेक्ट करता है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर इरोजन, जो वाटर की वजह से जो इरोजन है, सोइल इरोजन, वो ज्यादा अफेक्ट करता है, स्टीपर होता है, अनवेजिटेटेड स्लोप्स, कुछ होते हैं अनवेजिटेटेड स्लोप। यहाँ पे मान लो एक ये एग्जांपल भी तुम ले लो, एक ऐसा माउंटेन है, erase करते हैं। ओके, देखो, एक हमारा है ये माउंटेन जिसपे कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सिर्फ मिट्टी है, और एक हमारा दूसरा माउंटेन है जिसपे बहुत सारे वेजिटेशन प्रेजेंट हैं, अलग अलग यहाँ पे भी वेजिटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसके ऊपर किसी एंगल से बारिश होगी और इसके ऊपर किसी एंगल से बारिश होगी, मान लो वेलोसिटी तो दोनों की बराबर ही है, एक ही स्पीड से दोनों पे बारिश हो रही है, तो किसके चांसेस हैं कि किसकी मिट्टी ज्यादा खिसकेगी। जो प्लेन माउंटेन है उसकी। हाँ, है ना, क्योंकि क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो है वो होल्ड करके रखती है मिट्टी को, सोइल इरोजन बहुत कम होता है प्लांट्स की वजह से। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है वहां पे क्या है, वेजिटेशन है ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की मिट्टी ज्यादा जल्दी खिसकेगी एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो टोपोग्राफी है वो किस तरह से अफेक्ट करती है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं सोइल के, यानी कि उसके अंदर किस टाइप की वेजिटेशन हो सकती है, कितने टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहां पे, जो फना है यानी कि उसके अंदर जो सोइल के अंदर से जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके किस किस टाइप का कैरेक्टर्स है, कैसे क्या है। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो सोइल से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब कि जो सोइल के अंदर जो जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो सोइल में ग्रो होंगे। सोइल जो
फना बना रही है मेनली इंक्लूड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमायोसिट्स, अर्थवर्म्स, स्मॉल आर्थ्रोपोड्स, बरोइंग एनिमल लाइक रैबिट्स एंड मोल्स। इस तरह के जो एनिमल्स हैं या जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या होते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कैरिड आउट होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होती है, रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आई थिंक सबको ही याद होगा जो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, आई थिंक राइजोबियम, ऐसा कुछ नाम होता है उनका, राइजोबियम, जो कि रूट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ये जो सीरियल के प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। अब ये अटैच है इनकी रूट्स के साथ, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले क्या होता है, इसी के अंदर तो जाता है। बैक्टीरिया सोइल के अंदर से नाइट्रोजन लेते हैं और प्लांट्स के अंदर लेते हैं, तो एक टाइप से वो क्या कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है कि सोइल के अंदर से जो नाइट्रोजन थी वो प्लांट्स के अंदर उन्होंने फिक्स कर दी। तो इससे क्या हुआ, सोइल की कंपोजिशन पे तो इफेक्ट पड़ा ना, उसके अंदर से नाइट्रोजन का अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करवाते हैं जो प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर कहीं ना कहीं से बिल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को इधर से उधर एक्सचेंज करते हैं। जो सरफेस होता है पेरेंट मटेरियल का, the soil that possess less number of microbes are not well formed and lack organic matters। अब जैसे कि हमने बात करी इनके अंदर ऑर्गेनिक मतलब जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, या फिर माइक्रोब्स के अंदर तुम डिकम्पोजर्स की भी बात कर सकते हो। किसी भी सोइल के अंदर जहाँ पे माइक्रोब्स का जो अमाउंट है वो कम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, क्योंकि जब तक उसके अंदर डिकम्पोज नहीं होगा, मिनरल्स ऐड नहीं होंगे, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कहाँ से होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे सोइल है, ये इसको क्लाइमेट अफेक्ट करता है, इधर से इसको टाइम अफेक्ट करता है कि कितना टाइम लिया है, टोपोग्राफी अफेक्ट करती है, पेरेंट मटेरियल किस टाइप का था वो अफेक्ट करता है, एंड द लास्ट वन इज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल या माइक्रोब, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अफेक्ट करते हैं सोइल की फॉर्मेशन के अंदर। इन द tomorrow class we are going to study about the composition of the soil कि एयर 25% प्रेजेंट है, मिनरल्स 46% होते हैं, वाटर 25% प्रेजेंट होता है, और इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक मैटर्स तो वो 4% होते हैं, जिनके लिए सारी लड़ाई हो रही है कि माइक्रोब्स हैं या नहीं है। ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता।